अटल जी ने नदियों को जोड़ने का विजन रखा था। मकसद यही था कि जिन नदियों में जरूरत से ज्यादा पानी है उसको सूखाग्रस्त क्षेत्रों तक पहुंचाया जा सके। हमारा मनमानी तुम्हारे जंगल, हमारा मनमानी तुम्हारे आवाज दो। एक तरफ जहां सरकार इसे विकास की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, वहीं हजारों आदिवासी परिवारों के लिए ये योजना जल जंगल जमीन की लड़ाई बन गई है। ये 3 शब्द, ये तब ट्राइबल्स के लिए बस एक शब्द नहीं, उनके लिए उनकी लाइफ है। इसी को लेके मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव छतरपुर में काफी दिनों से कुछ विलेजर्स, किसान और ट्राइबल्स फैमिली प्रोटेस्ट कर रही है। कुछ इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, कुछ चिता आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है अगर हमारा गांव ही खत्म हो जाएगा तो हमारी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। विमेन चूल्हाबंदी कर रही हैं, उन्होंने खाना बनाने से इनकार कर दिया है। हालांकि पुलिस ने प्रोटेस्ट साइट को खाली करा दिया, पर ये मूवमेंट अभी भी कंटिन्यू है। पर ये क्वेश्चन उठता है कि मूवमेंट हो ही क्यों रहा है। तो ये मूवमेंट केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट को लेके हो रहा है। हर कोई ये क्वेश्चन कर रहा है कि ये रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट को हम डेवलपमेंट की तरह देखते हैं, तो ये लोग विलेजर्स, ट्राइबल्स इसको रोक क्यों रहे हैं, वो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? तो इसको जानने के लिए हमें कुछ दशक पीछे जाना पड़ेगा। By the end of the 1980, issues related to water become the center point of the policy. Thus, the government of the day launched a most ambitious plan called the National Prospective Plan for Interlinking. The idea was simple कि जहाँ पर भी पानी सरप्लस है वहाँ से उठा के जिस एरिया में सबसे ज़्यादा जरूरत है हम उधर डाल देंगे। और उसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो अभी 2022 में लॉन्च होने वाला है, उसको हम केन बेतवा रिवर प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। बहुत सालों की सर्वेज, टेक्निकल स्टडीज और नेगोशिएशन के बाद मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक MOU साइन किया 2005 में। इसके बाद 2021 दिसंबर में यूनियन कैबिनेट ने इस प्रोजेक्ट को अप्रूव भी कर दिया। फिर कुछ सालों बाद इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट पे भी साइन कर दिया गया। अब ऐसा लग रहा था ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट होने के लिए पूरे तरीके से रेडी है। तो इससे पहले हम इसके कुछ स्नैपशॉट देख लेते हैं और गवर्नमेंट की क्या एक्सपेक्टेशन है इस प्रोजेक्ट को लेके, उसको देख लेते हैं। ये भारत का पहला रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है। इसमें केन रिवर के पानी को बेतवा रिवर तक ट्रांसफर किया जाएगा। दोनों रिवर यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं। इसका इम्प्लीमेंटेशन नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी के थ्रू किया जा रहा है। अगर हम प्रोजेक्ट के मेजर कंपोनेंट को देखें तो वो ऐसे है: धौरदन डैम, 221 किलोमीटर लंबी लिंक कैनाल, हाइड्रो पावर स्टेशन और इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हम गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स को देखें तो वो कुछ ऐसे हैं: अप्रॉक्स 10.62 लाख हेक्टेयर जमीन को इरिगेशन की फैसिलिटी मिलेगी, अप्रॉक्स 62 लाख लोगों को ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई मिलेगी, 103 मेगावाट हाइड्रो पावर जनरेट होगी और साथ ही में 27 मेगावाट सोलर पावर भी प्रोड्यूस की जाएगी। और अगर हम सबसे बड़ी बात देखें तो बुंदेलखंड जैसे रीजन में, जो ड्रॉट प्रोन रीजन है, उसमें पानी की जो कमी हो रही है उसको एड्रेस किया जाएगा और वहाँ के जो फार्मर्स हैं उनको खेती करने में सपोर्ट मिलेगी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बूस्ट मिलने की उम्मीद है। सब कुछ बढ़िया लग रहा है ना, बट दिस इज नॉट अ रियलिटी फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। ओके, so this project has also raised the concern for the tribal people of the Madhya Pradesh. They asked the question, is this development for us? अगर ये हमारे लिए है तो ये हमारा जल जीवन और ज़मीन क्यों ले रहे हैं? लोगों की जमीनें छीनी जा रही हैं, सब कुछ छीना जा रहा है, एक मारा जा रहा है, लूटा जा रहा है और हम किसी से कह भी नहीं सकते। ऐसे देखने में तो लग रहा है कि ये जो लोग हैं इस प्रोटेस्ट के अगेंस्ट है, बट जब हम डिफरेंट मल्टीपल सोर्सेज को देखते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट्रीज को अगर आप देखोगे तो आपको एक डिफरेंट नरेशन समझ आएगा। लाइक दीज पीपल अंडरस्टैंड कि बुंदेलखंड की प्रॉब्लम एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है और बहुत सारे लोग ऐसा मानते भी है कि जो पानी, इरिगेशन और जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज़रूरी है, बट दे आर नॉट अगेंस्ट। जो उनका ऑब्जेक्शन है वो उसके लिए नहीं है कि लाइक डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए, बट उनका जो ऑब्जेक्टिव है कि कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है उसके लिए इनको प्रॉब्लम है और उस इम्प्लीमेंटेशन में इनका जो कंसर्न है वो एड्रेस नहीं हो रहा। इतनी सारी वीडियोस एंड डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद मुझे एक चीज़ तो समझ आ रही है, जो ये इशू रिवॉल्व कर रहा है अराउंड कंपनसेशन, बट ये उसी तक लिमिटेड नहीं है। ये अंडरनीथ एक बड़े एक ट्रेंड को रिफ्लेक्ट करता है जहाँ पर पब्लिक ट्रस्ट और गवर्नमेंट के काम करने के तरीकों को रिफ्लेक्ट करता है।
ओके, सो जब बात आती है लैंड एक्विजिशन की, तो कैसे स्टेट ने लैंड एक्विजिशन करा, उसके लिए एक वीडियो आप देख सकते हैं। जो भू अर्जन का कानून है उसकी जो धारा 11 है वो जब से लागू की गई है तो दो तरीके से अधिग्रहण किया गया है। एक इसमें आती है आपकी जो डूब क्षेत्र की जो भूमि है यानी कि खेती की भूमि, उसको लिया गया है उन्होंने 5 लाख रुपए के प्रति हेक्टेयर। दूसरा जिसका घर आ रहा है डूब क्षेत्र में, तो जो घर आ रहा है तो घर के लिए उन्होंने ऑप्शन दिया है 5 लाख रुपए आप ले लें प्लस एक प्लॉट जो है सरकार के द्वारा आपको दिया जा रहा है किसी अन्य क्षेत्र में, वहां आप ले लें। अन्यथा घर में ये इन्होंने ऐसा एंटिटीज बनाया कि पति हस्बैंड और वाइफ इक्वल टू 1 एंटिटी प्लस 18 ईयर्स प्लस के जितने भी बच्चे इस धारा 11 के लगने की तारीख के बाद या उस दिन से हैं उनको एक एंटिटी मान के चलिए आपके 18 प्लस के 4 हैं बच्चे, तो आपको 12.5 लाख रुपए, 12.5 लाख रुपए, 12.5 लाख रुपए, 12.5 लाख रुपए दिया जाए। ठीक है, अगर हम मुआवजा कैलकुलेट करते हैं तो ये लगभग 52 लाख रुपए हो जाता है। ये लोग बोल रहे हैं जो उनको 12 लाख रुपए मिल रहे हैं वो उनके एक्चुअल अमाउंट नहीं है और उनकी लैंड का वैल्यू नहीं है। ठीक है, एट द सेम टाइम जो यहाँ पर इशू आता है गवर्नमेंट के काम करने का तरीका, ऑफिशियल्स का काम करने का तरीका, वहाँ पर एक एलिगेशन है कि एक ऑफिशियल्स की डिस्क्रिप्शन चल रहा है और एकदम वो जो सर्वे और इफेक्टिव मेजर नहीं लिए गए हैं उनके जमीन के, लाइक लोगों की। हम लोगों ने नहीं चुना है, जो केन बेतवा के जो अधिकारी रहे ने अपनी मन की सर्वे की। हमारे यहाँ पे सब अशिक्षित आदमी थे, इसलिए कोई पढ़ा लिखा नहीं था तो उनको पता नहीं था। करियाक्षर भेस रिकॉर्ड्स प्रिपेयर किए गए थे विद रिस्पेक्ट टू कि किसको कंपनसेशन मिलेगा, कितने लोगों को मिल चुका है, उसमें आधे लोगों के नाम है नहीं और जिनके है वो अभी तक वेट कर रहे हैं कि उनको पैसा मिलेगा। पूरा पैसा आया है, ना पति की जमीन का आया है, ना हमारी जमीन का आया है, ना बच्चों की जमीन का आया है। सो हम अपना हक मांगवे बैठे। एलिगेशन है कि कैसे एक दलाल को इन्वॉल्व किया गया था लोगों के डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के लिए, और जो पैसा उन लोगों को मिलना था मतलब अप्रॉक्स 25-30 जो भी लाख रुपए मिलने थे वो उसको दिया गया और लोगों को नॉर्मल 5 लाख और 12 लाख के ही दिए जा रहे हैं। और जो उनके एक्चुअल घर बने थे उनकी कॉस्ट को उन्होंने बहुत कम आपका 2 मंजिल का है और उसका कितना है 12,000। लास्ट जो पॉइंट है उनका कहना है कि उनका कंसर्न जो है वो फोर्सफुली लिया गया है। कैसे? जब उनको पहले तो उनसे ग्राम सभा ऑर्गेनाइज नहीं की गई थी, जब की गई है ग्राम सभा तो वहाँ पर एलिगेशन है कि जो लोग थे वो मतलब जिन्होंने वोटिंग दी है वो उनके फेवर में नहीं दी। मतलब पहला तो उनकी राय नहीं ली गई, ग्राम सभा नहीं की गई। जब लोगों ने यहाँ पर आवेदन दिया ग्राम सभा का करने का तो लोगों के जो सर्वे है वो दूसरे तरीके से किया जा रहा था। गाँव में दलाल थे, जो पैसे ज्यादा दे रहा है, जो बाहर का व्यक्ति है उसको मुआवजा ज्यादा मिल रहा है, गाँव में जो रहने वाले। इन सबके बाद वहाँ पर एक एक्चुअल में केस पकड़ा गया था जहाँ पर पटवारी एक करप्शन के केस में पकड़ा जा रहा है। और इन सब चीजों होने के सबसे इम्पोर्टेंट कंसर्न है ट्राइबल राइट्स को लेके। बहुत सारे विलेजेस अफेक्टेड हो रहे हैं, उसमें बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटी हैं जो पूरी तरीके से फॉरेस्ट पे ही डिपेंडेंट रहते हैं। उनका कहना है कि फॉरेस्ट उनके लिए बस एक इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं है, उनके लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उनकी आइडेंटिटी है, उनका कल्चर है, उनकी हिस्ट्री है फॉरेस्ट। और इन सब के बीच एक बहुत मेजर कंसर्न आता है इन्वायरमेंट को लेके। इन्वायरमेंटल ग्रुप्स जो है वो कहीं ना कहीं वार्निंग दे रहे हैं दौड़न डैम को लेके। उनका कहना है अगर आप डैम बनाओगे तो जो फॉरेस्ट है वो सबमर्ज हो जाएंगी। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है पन्ना टाइगर रिजर्व। उनको डर है कि कहीं ना कहीं इम्पैक्ट टाइगर्स, घड़ियाल, वल्चर्स, रिवर इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी पे भी पड़ेगी। एक्सपर्ट का एक और क्वेश्चन है कि क्या जो केन रिवर है जिसमें अभी सरप्लस वाटर है, क्या ये आगे भी सरप्लस ही रहेगी? क्लाइमेट कंडीशन को देखते हुए जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अगर हम उसको देखें, क्या तब भी केन रिवर का जो पानी है वो हमेशा सरप्लस में रहेगा? एक मेजर कंसर्न है वो ट्रांसपेरेंसी को लेके है। प्रोटेस्टर डिमांड कर रहे हैं एक ग्रेटर पब्लिक कंसल्टेशन होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट बेसिस पे इन्वायरमेंटल स्टडीज होनी चाहिए, और जो आप रिहेबिलिटेशन प्लान बना रहे हैं वो इंडिपेंडेंट तरीके से रिव्यू होनी चाहिए, और कंटिन्यूअस डायलॉग्स होने चाहिए जो अफेक्टेड पीपल हैं उनके और गवर्नमेंट के बीच में। उनका कहना है कि जो डेवलपमेंट डिसीजंस हैं वो हमेशा ऐसे लेने चाहिए कि जिनको आप इफेक्ट कर रहे हो, जो इफेक्ट हो रहे हैं इस चीज़ से, उनके वॉइस को भी इंक्लूड करना चाहिए उस डेवलपमेंट डिसीजन में। आप इसको आइसोलेट तरीके से नहीं ले सकते हैं। इसलिए लोगों का मानना है कि सरकार ने उनका साथ छोड़ दिया है, बट सरकार इस चीज़ को मना करती है। सरकार बोलती है कि ये जो चीज़ें हो रही है नेशनल सिक्योरिटी के लिए हो रही है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए हो रही है, इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा और लोगों का ही भला होगा। और जब बात आती है कंपनसेशन या रिहेबिलिटेशन की तो सरकार बोलती है कि ये लॉज सर्टेन लॉज के अंदर लिया गया है और सारे एडिक्वेट मेजर्स पूरे किए गए हैं। और जब बात आती है एलिगेशन विद रिस्पेक्ट टू कि कंपनसेशन अच्छे से नहीं हुआ, उसमें शॉर्टकमिंग्स आ रही है, सो मध्य प्रदेश की सरकार ने बोला है कि वो इन सारे एलिगेशन को एक्नॉलेज करती है और जो भी एडिक्वेट मेजर्स होंगे जैसे फ्रेश सर्वे और लिस्ट में बेनिफिशियरी का नाम वो ऐड किया जाएगा।
जब बात आती है एनवायरमेंटल कंसर्न्स की, तो सरकार ने बोला है EIA क्लियरेंस ली गई है सर्टेन कंडीशंस के अंदर, जैसे कि एफॉरेस्टेशन होगा और मिटिगेशन मेजर लिए जाएंगे। ये जो डिमांड है ग्रेटर कंसल्टेशन की, ये ऐसा नहीं है इंडिया में पहली बार हो रहा है, ये पहले भी फेस किया गया और 2013 में एक लैंडमार्क जजमेंट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, जहां पर उड़ीसा के ट्राइबल लोगों के राइट्स अफेक्ट हुए थे। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला था उस जजमेंट में कि जो लोग डायरेक्टली अफेक्टेड है इसमें, उनका डिसीजन मैटर करता है, और उन्होंने ग्राम सभा को एक मीनिंगफुल पावर दी थी जो कि वो अपने बिहाफ पे डिसाइड कर सके, और जो लोकल कम्युनिटी थी उनको स्टेक होल्डर बनाया डेवलपमेंट के पार्ट में। जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो हम बात करते हैं इंक्लूसिवनेस की, हम बात करते हैं सबका साथ सबका विकास की। तो जब भी कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे डिसीजन ले रहे होते हैं, तो हमें ट्राइबल्स को भी प्रॉपर्ली इंक्लूड करना चाहिए, हमें उनकी वे ऑफ लिविंग को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और जब भी कोई प्रोजेक्ट हो उसका मॉडल बैलेंस अप्रोच पे बेस होना चाहिए, जहाँ इन्वायरमेंट, डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस, ये चारों बैलेंस लेवल पे हो, और इसमें हम हर किसी की इक्वल रिस्पेक्ट कर सकें, जहाँ किसी को इफेक्ट भी ना हो और डेवलपमेंट भी हो। थैंक यू सो मच।